हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोगों का चल रहा था अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट यानी अनलॉफुल कंसिडरेशन और बेटा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। सो एक कॉन्ट्रैक्ट जिसका कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर अनलॉफुल है तो हम उसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और बेटा इसका इफेक्ट ये होगा कि ये वाइड है, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सॉरी। तो इसमें देखिए हमारे पास में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। लाइक कोई भी चीजें जो फॉरबिडन बाय लॉ है वो सब अनलॉफुल है। जो फॉरबिडन नहीं है लेकिन अगर अलाउ की जाए तो दे वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, वो भी अनलॉफुल है। अगर कंसिडरेशन फ्रॉड है या ऑब्जेक्ट फ्रॉड है सॉरी, तो भी अनलॉफुल माना जाएगा उसको। अगर इमोरल है तो भी अनलॉफुल माना जाएगा। और बेटा अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी अगर है तो वह भी अनलॉफुल है। सो व्हाट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी? ट्रेडिंग विद एनिमी। इफ यू आर ट्रेडिंग विद some person who is resident of enemy country. Enemy country means the country which is at war with India, जिससे लड़ाई चल रही है। Right now we do not have any enemy country. Right now you can trade with Pakistan, China, etc. But if some war is taking place and at that time you trade with some enemy country, तो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट्स। भाई ये तो आप देश के साथ में है ना गलत काम कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी ट्रीटेड एज अनलॉफुल। उसको बच्चों अनलॉफुल माना जाएगा एंड बीइंग अनलॉफुल वाइड होगा। यू कैन नॉट ट्रेड विद एनिमी। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, इसमें देखिए हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो, ध्यान से सुनिए। सर इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग सम ऑफेंस। कोई अपराध हुआ एंड यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, तो अगर देखिए कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और अगर अनकंपाउंडेबल ऑफेंस है तो कॉम्प्रोमाइज इज वॉइड, इलीगल। जैसे मर्डर कर दिया, अब मर्डर इज अनकंपाउंडेबल ऑफेंस, मर्डर का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता बच्चों। और इन दैट केस अगर किसी ने मर्डर कर दिया और फिर वो पैसे देके कंप्रोमाइज कर रहा है तो ई ना चोल पे, मतलब प्रोसिक्यूट होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा। एंड इफ यू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट टू कॉम्प्रोमाइज दैट ऑफेंस तो इट इज अनलॉफुल एंड वाइड। बट अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब कोई ऐसा ऑफेंस है, सर आपसे किसी का कोई नुकसान हो गया, ठीक है, आपसे किसी, आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपने शॉट मारा, पड़ोसी का शीशा टूट गया, अब वो कह रहा है तुझे जेल भेजूंगा। तो रुक जाओ भाई, रुक जाओ, शीशा टूटा है, शीशा बदलवा दे रहे हैं यार, पैसे ले लो उसके। सर दिस इज कंपाउंडेबल ऑफेंस। इस ऑफेंस को आप पैसे देकर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, इसमें वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जेल नहीं जाना है। पर सीरियस नेचर के ऑफेंसेस आर नॉन कंपाउंडेबल या अनकंपाउंडेबल, दे कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अब देखिए नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड चैम्पारिटी।
सर मेंटेनेंस का मतलब है एक ऐसा सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट, अ सूट इन विच अ पर्सन हैज नो इंटरेस्ट। सर ये वॉइड होगा, क्यों? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। सर इसका मतलब है कि यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति मुकदमा कर रहा है जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जिसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो भैया तुम क्यों चले आए, तुम कौन हो? दिस इज अनलॉफुल। ये अनलॉफुल है। ए ने बी को मारा, कूट दिया, सी ने ए पे मुकदमा कर दिया, भाई तुम कौन हो? तो प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भी ये सूट फाइल नहीं कर सकता, इसके द्वारा मुकदमा मेंटेन नहीं होगा। तो मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच ए पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन ए सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट, जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मतलब उसे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यों मुकदमा कर रहे हो भैया, तुम कौन हो? तो ये संभव नहीं है और इसको सर जी गलत माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए गैम्बलिंग जैसी चीज हो जाती है। अभी बताता हूं। दूसरा है चैम्पैरिटी। चैम्पैरिटी का मतलब है वन पर्सन एग्रीज टू असिस्ट अनदर पर्सन in litigation. Litigation means मुकदमेबाजी, to hand over a portion of proceeds of such action, मतलब शेयरिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ ए सूट। सर बिना वजह मुकदमा कर रहे हैं, अनरीजनेबल या अनजस्ट है, और मैलिशियस मोटिव ऑफ गैम्बलिंग या ऑपरेसिंग अदर पार्टी। सर उद्देश्य बोनाफाइड नहीं है। मैं समझाता हूं। देखिए सपोज करिए कि चैम्पैरिटी का एग्जांपल दे रहा हूं। एक भाई साहब है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है और ये सर रोडवेज पर खड़े हुए, रोडवेज के बाहर सड़क पर खड़े हुए, ठीक है, बस का इंतजार कर रहे हैं। बस आई और जूम, और बिल्कुल इसके पास आके ड्राइवर ने बहुत जोर से ब्रेक मारे, चर्र की आवाज के साथ बस रुक गई। इसको टच नहीं हुई, पर इससे 2 इंच की दूरी पे रुकी और बिल्कुल इसको लगा कि ये उड़ गया। भाई साहब ये गिर पड़ा, टच नहीं हुई है बस, पर ये गिर गया, बेहोश सा हो गया। लोग भागे भागे आए, पानी वानी मारा मुंह पे, इसने आंखें खोली। सबसे पहला सवाल, मैं कहाँ हूं, इस दुनिया में हूं कि गुजर गया? एनीवे, लोगों ने बताया कि भाई तुम ठीक हो, घबराओ मत, बस रुक चुकी है। अब ये कह रहा बुलाओ बस वाले को, मारूंगा मैं, निकालो ड्राइवर को बाहर। बस बड़ी होती है बेटा, और बड़ी होती है तो छोटा इंसान है, और बड़ी है। ड्राइवर यहाँ बैठता हूँ ऊपर चढ़ के, अब ये कह रहा निकल बाहर, मारूंगा तुझे मैं। सर यहां पर एक वकील साहब भी थे, लॉयर। ये इसको कह रहे रुक रुक रुक, मत मार इसको, नो मारपीट। वकील साहब इसको समझा रहे ना, बेटा मारपीट नहीं करना, रुक जा, हम रोडवेज पे मुकदमा करेंगे, यूपी रोडवेज, और हम इस पे सूट फाइल करेंगे।
और इनसे 50 लाख रुपए मांगेंगे कंपनसेशन। अरे जान ले लेता ये तेरी, ऐसे बस चलाते हैं। बोले कोर्ट में मिलते हैं। ये बंदा कह रहा है भाई वकील साहब रहने दो, आप तो अपनी फीस का देख रहे हो हैं? बिना वजह मैं मुकदमेबाजी में नहीं पड़ने वाला कोर्ट वोर्ट में, मैं तो मारूंगा इसे। ये कह रहे सुन तो बेटा, हमारे वकील साहब कह रहे सुन तो बेटा। क्या? बोले देख मुकदमा मैं करूंगा, पेपर्स मैं बनाऊंगा, कोर्ट में फाइल मैं करूंगा, जो फीस कोर्ट की जाएगी वो भी मैं दूंगा, तू एक पैसा मत दियो। और जब ये 50 लाख रुपए रिकवर हो जाएं तो आधे आधे कर लेते हैं। बोल, कोई फीस नहीं ले रहा मैं तेरे से, तेरे को कोर्ट आना भी नहीं है, सिर्फ एक बार बुलाऊंगा, उस दिन जज के सामने तेरे को आके पूरी गवाही देनी है, बताना है क्या हुआ और खूब बढ़ा चढ़ा के बताना है। और जो भी पैसा मिलेगा, 50 लाख का मुकदमा कर रहे हैं, 10-20 लाख तो झटक ही लेंगे, जो भी मिलेगा आधा तेरा आधा मेरा। बोल, अब देखो इसे क्या तकलीफ है? कोई नहीं, इसको कोर्ट नहीं जाना, इसको वकील साहब की फीस नहीं देनी, इसको कुछ नहीं करना, सब काम वकील साहब करेंगे, और जो पैसे मिलेंगे आधे तो मुफ्त में ही मिल रहे हैं। तो ये ड्राइवर से कह रहा है जा, माफ किया, नहीं लड़ना, नहीं मानना। बच्चों, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चैम्पैरिटी टू असिस्ट अनदर पर्सन। व्हाट दिस लॉयर, ये लॉयर क्या कर रहा है? सर, ही इज असिस्टिंग अनदर पर्सन इन लिटिगेशन टू हैंड ओवर ए पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सच एक्शन। जो भी मिलेगा आधा आधा करेगा। दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि ये देखो इसको दबा रहे हैं, ऑपरेशन, इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, और इनका ये एक्शन जस्टिफाइड नहीं। दिस इज रॉन्ग। और सर ये कहानी बना देगा कि ये बेचारा पैरालाइज्ड हो गया, इसका जो बैकबोन है, ये पीछे वाली जो बोन होती है, इसमें दिक्कत हो गई और अब ये बेड से उठ भी नहीं पा रहा है। ऐसी स्टोरी बना के इसको कोर्ट में ले जाएंगे और भाई साहब पैसे इन्हें देने पड़ेंगे, वकील साहब करवा देंगे, चिंता मत करो, भारत का कानून बहुत बढ़िया है। मित्रों, एज पर लॉ दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट टू शेयर द प्रोसीड्स ऑफ ए लिटिगेशन इज अनलॉफुल, अनजस्ट होना चाहिए। देखिए कंडीशंस में लिखा है इट इज अनरीजनेबल सो एज टू बी अनजस्ट टू अदर पार्टी। इस पार्टी के प्रति ये लोग बेईमानी कर रहे हैं, इनकी जो इंटेंशन है वो मेलिशियस है। मेलिशियस माने अच्छी भावना नहीं, खराब इंटेंशन के साथ। गैम्बलिंग है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, हमारा क्या जा रहा है। और ऑपरेसिंग अदर पार्टी, इस पार्टी को ये दबा रहे, ऑपरेस कर रहे हैं। मित्रों, दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर वाइड। मेंटेनेंस इज ए सूट वेयर द पर्सन हु इज फाइलिंग द सूट हैज नो इंटरेस्ट। देखो मुकदमा तो यही करेगा, इसके बिहाफ पे होगा, वकील साहब करेंगे पर साइन इसके होंगे। पार्टी ये है, मुकदमा ये वर्सेस ये होगा, वकील साहब तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, बट सब कुछ ये करेंगे। तो मेंटेनेंस का मतलब है अगर वकील साहब ही मुकदमा कर दे रोडवेज पे तो वो नहीं कर सकते, ही इज नॉट ए पार्टी। अबे तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, उस बेचारे को तकलीफ हुई मानता हूं, तुम्हें क्या दिक्कत थी? तो ये नहीं कर सकते। अगर ये मुकदमा करेगा तो मेंटेनेंस है, ऐसे उड़ जाएगा मुकदमा, कोर्ट सुनेगा ही नहीं। चैम्पैरिटी इज असिस्टिंग अनदर पर्सन इन ए लिटिगेशन with intention to oppress the other party unreasonably and to share the proceeds। ये मुकदमे में क्या कर रहे हैं सर? गैम्बलिंग कर रहे हैं एक प्रकार से। चलिए, आई होप क्लियर है। ये सब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और ये सब अनलॉफुल माना जाता है बच्चों। नेक्स्ट है ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफेंस। ट्रैफिक रिलेटिंग टू, सर पब्लिक ऑफिस है, ये मिसप्रिंट है बेटा यहां पे, इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा, ऑफेंस नहीं है, पब्लिक ऑफिस।
पब्लिक ऑफिस का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट जॉब है, या सपोज करिए कोई गवर्नमेंट रिकॉग्निशन है, सरकार पुरस्कार वगैरह देती है ना, नाम सुने होंगे आपने, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऐसे भारत सरकार लोगों को पुरस्कार देती है। आर्मी के भी होते हैं, लाइक परमवीर चक्र, बहुत बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है बच्चों, बहुत सम्मान की चीज है। भारत रत्न बहुत सारे लोगों को दिया है, मोदी जी को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, अब खुद ही कैसे दे लें, दे देंगे, कोई बात नहीं, हम दिलवा देंगे, हम सब लोग जनता प्रयास करेंगे। मित्रों, ये सब देखिए एज पर थ्योरी जो व्यक्ति डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। मैं सोचता हूं यार मेरे को भी दे दें कुछ ऐसा। अब मैंने कोई ऐसा महान काम तो किया नहीं बेटा, अब मैं कोरोना की दवाई बना लेता तो बात अलग थी, वो भी नहीं बन पाई मुझसे, कुछ और महान वो भी नहीं किया मैंने। आप लोगों को पढ़ा रहा हूं भी, दिस इज नॉट ए महान काम है ना। तो मैंने यार बात करी, गवर्नमेंट में कुछ थोड़ी बहुत जान पहचान अपनी भी है, और 25 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। एक आदमी को मैंने 25 लाख देने हैं, वो मेरे को ये दिलवा देगा। परमवीर चक्र तो मिल नहीं पाएगा, इसके लिए बॉर्डर पे जाके लड़ना पड़ेगा। पद्म विभूषण कह रहे दिलवा देंगे हम आपको, 25 लाख रुपए लगेंगे। अब आप देखो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पब्लिक ऑफिस या पब्लिक रिकॉग्निशन, सम्मान, पुरस्कार, और उसमें क्या हो रहा है, ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब लेन देन है, मतलब सही हो रहा है, ये वॉइड है, अनलॉफुल है, वही लिखा हुआ है। तो एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हम पब्लिक पॉलिसी ही पढ़ रहे हैं बच्चों। इट इंटरफेयर्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन बेस्ट क्वालिफाइड। जो उचित व्यक्ति है उसी को मिलना चाहिए, जॉब भी और पुरस्कार भी। पब्लिक पॉलिसी, देयर शुड बी नो मनी कंसिडरेशन। ये मनी कंसिडरेशन करके जो कुछ हो रहा है ना, दिस इज एब्सोल्युटली अनलॉफुल। एग्जाम्पल नंबर 1, मनी टू पब्लिक सर्वेंट। एक बंदे को हमने, सरकारी नौकरी वाले को पैसे दिए, हमने कहा तुम रिटायर हो जाओ, तुम्हारी जगह हमें नौकरी मिल जाएगी, पब्लिक ऑफिस सेल हो रही है। एग्रीमेंट टू प्रोक्योर ए पब्लिक रिकॉग्निशन लाइक पद्म विभूषण। ओहो सर जी, समझ रहे हो, गलत है ये, दिस इज रॉन्ग, अनलॉफुल। सो दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स जहां पर हम अनलॉफुल काम कर रहे हैं, वो अनलॉफुल ही है यार, और बात तो सही है बच्चों। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड इट इज एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली। वाओ, एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली, समझते हो, कस्टमर को लूटेंगे। सर भारत में मोबाइल कंपनीज में कौन कौन है, एयरटेल, जियो, आइडिया और वोडाफोन एक ही है, मर्जर हो चुका है। यार बीएसएनएल का नाम मत लो, ये तो बर्बाद हो चुका है। अब इन तीनों के चीफ, इनके चीफ का नाम है सुनील भारती मित्तल। जियो वाले मुकेश अंबानी को सब जानते हैं, आइडिया कुमार मंगलम बिरला, बड़े बड़े लोग हैं बच्चों, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अंबानी साहब को क्वालिफिकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं, इनके अब्बा बहुत कुछ करके गए हैं, और सुनील भाई का तो जवाब ही नहीं है बच्चों, ही इज अ रियल एंटरप्रेन्योर। वी विल डिस्कस। अब बेटा ये तीनों कंपटीटर्स हैं, और भारत में दे आर प्रोवाइडिंग मोबाइल सर्विसेज, जहां तक मेरी जानकारी है, और कोई नेटवर्क नहीं है। इसको मैं काउंट नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसका एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुका है। ये तीन क्लोज कंपटीटर्स हैं, करेक्ट। अब जियो ने सर पैसे कम किए, फ्री दिया,
पैसे कम किए और इन दोनों को भी पैसा कम करना पड़ा। किसको नुकसान हुआ? सबको। एवरीबडी सफर्ड। मुकेश भाई ने सबको मार दिया। एक दिन ये तीनों एक फंक्शन में मिल गए बच्चों। एक फंक्शन था कहीं पे, किसी के यहाँ पार्टी वार्टी थी, ऑब्वियसली किसी बड़े आदमी के यहाँ होगी, है नरेंद्र भाई मोदी जी ने पार्टी दी। बेटा ये लोग ऐसी पार्टीज में ही जाते हैं। मेरे आपके रिश्तेदार तो हुए नहीं, मतलब प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, बट आप लोगों के भी नहीं है। अगर आप लोगों के रिश्तेदार इतने बड़े लोग होते तो एक बात तो श्योर है, सीए नहीं कर रहे होते आप। सिर्फ डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता है। ये हम आम आदमी वाला कोर्स कर रहे हैं सीए, एक नॉर्मल टाइप की। ये लोग नॉर्मल टाइप, मतलब चलो छोड़ो लीव इट। अब पार्टी में बच्चों ये मिल गए, नरेंद्र भाई मोदी, इनकी पार्टी थी, यहाँ पे तीनों मिले। अब तीनों बेटा एक टेबल पे बैठे हुए, मतलब टेबल पे नहीं, चेयर्स, 1 2 3, चाय वाय पी रहे, कॉफी शॉफी चल रही है, ये तीनों बातें कर रहे हैं। मित्तल साहब ने बोला यार मुकेश भाई मरवा दिया यार तुमने, हम लोग कितना अच्छा पैसा लेते थे कस्टमर से। और सर 3G के जमाने में अगर आपको पता ना हो, अभी 4G है और 1 GB डाटा 200 रुपए का देते थे। आज 4G के जमाने में 1 GB डाटा सर 6-7 रुपए में मिल जाता है, 6 रुपए मान लो। बोले यार मुकेश भाई तुमने बैंड बजा दी इंडस्ट्री की। और एक सीए साहब भी हंस रहे हैं, बोले अरे ये मुकेश भाई तो ऐसा ही करते हैं यार। 93 में याद है क्या करा था इन्होंने? मुकेश भाई कह रहे हैं तुम भी सस्ता बेचो ना, कौन मना कर रहा है। बातचीत चल रही है बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में। सुनील भाई बोले यार देखो मुकेश भाई, अब बाकी जितनी कंपनीज थी सब बंद हो गई, हम 3 लोग बचे। एक काम करो, कल से डाटा महंगा कर दो यार। आजकल तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑनलाइन सब चीज चल रही है, डाटा तो आदमी को चाहिए ही चाहिए। ले गई, कल से ऐसा करो 1 महीने का रिचार्ज 1 मंथ का, जिसमें 1.5 GB पर डे देंगे, 1500 रुपए का कर दो। अभी कितने का है? अभी सर 550 रुपए में 84 डेज का होता है, मतलब मोटा मोटा मान लो यार 200 रुपए महीना है, 1500 रुपए मंथ कर दो होते ही। ये मित्तल साहब ने कही। बिरला साहब कह रहे हैं हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड आइडिया है, वेरी गुड। मुकेश भाई कह रहे सही, डन। इससे किसको फायदा होगा? तीनों को। दे ऑल विल बेनिफिट। मरेगा कौन? पब्लिक। सो दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब इन्होंने वही चाय के टेबल पर कागज बनाया वेटर से, वेटर इधर आओ, कागज लाओ, पेपर लाए, और उस पर एग्रीमेंट बनाया वहीं के वहीं बैठे बैठे। ये तो सीए है ही हमारा, और तीनों ने साइन कर दिए, मित्तल साहब, अंबानी साहब और बिरला साहब। बच्चों लेट मी टेल यू दैट दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। दिस एग्रीमेंट हैज एन ऑब्जेक्ट टू क्रिएट मोनोपोली। सर ये 3 अलग अलग कंपनीज है, तीनों मिल गई, मोनोपोली हो गई और पैसे ऐसे बढ़ा दिए इन्होंने। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर वॉइड। सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार वॉइड है, कंपटीशन एक्ट 2002 के अनुसार वॉइड है, और ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भी वॉइड है। ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। सीए साहब ने समझाया, बोले यार ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, कर तो दिया हम लोगों ने। तो बेटा उसको वहीं चाय में डुबो दिया एग्रीमेंट को, खत्म है। बोले कल से पैसे तीनों बढ़ा ले रहे, लिख के नहीं रख रहे, लिख के नहीं रख रहे इस एग्रीमेंट को। बोले पढ़ के भेजो, समझ लेते हैं एक दूसरे से, अंडरस्टैंडिंग। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। कोई एग्रीमेंट तो आई नहीं, क्या कर लोगे? एग्रीमेंट लेकिन अगर है तो वो वॉइड है। अब ये तीनों ने पैसे बढ़ा दिए, मान लो 1 महीने बाद इनके कस्टमर भागना शुरू हो गए, तो इन्होंने पैसे कम कर दिए।
अब ये दोनों फोन कर रहे हैं, ओए पैसे कम कर दिए, तो बच्चों कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। ये एग्रीमेंट तो कुछ है ही नहीं, जब तक चल गई चलेगी, नहीं चली नहीं चली, है ना। तो एन एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली इज चीटिंग टू द पब्लिक, सो दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड दिस इज वॉइड। वैसे भी कंपटीशन एक्ट में इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन है, वहां पे भी वॉइड है, तो ये सब अनलॉफुल माने जाएंगे बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट इज मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। सर जी व्हाट इज मैरिज ब्रोकरेज? तो बेटा मैरिज ब्रोकरेज का मतलब है कि जहां पे हम निगोशिएट कर रहे हैं, निगोशिएट फॉर मैरिज फॉर कंसिडरेशन, सो दिस इज व्हाट। देखो किसी की शादी कराना इज नॉट ए बुरी चीज, पर उसमें बीच में कंसिडरेशन इज वॉइड, नेगोशिएशन गलत है सर। दैट इज मैरिज ब्रोकरेज। एक बंदा है, सपोज उसका नाम है ए, और बच्चों इसके जीवन में बड़ा दुख है, इसकी उम्र हो गई 35 इयर्स और इस बेचारे की शादी नहीं हो पा रही है। इस बेचारे की शादी नहीं हो पा रही है, ये बहुत दुखी है। और तो और बच्चों रिश्तेदार मिलते हैं, हाँ भाई शादी कब कर रहे हो? वो टीवी सीरियल देखा है आपने एक, उसमें देयर इज ए कैरेक्टर, तो उस बेचारे की शादी नहीं हो पा रही, क्या नाम है? पोपटलाल सर, वो तारक मेहता, ठीक है, आई होप आप सबने देखा। अभी ये बेचारा बहुत दुखी है, इसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बचा शादी कर लूं किसी प्रकार से, पर क्या हो ही नहीं पा रही। कोई आता है भाग जाता है, बड़े कोई मतलब सर हो सकता है आप लोग भी ऐसे किसी लोगों को जानते हो जिनकी शादी नहीं होती, और लोग मजाक उड़ाते हैं, उसको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, भाई शादी कब कर रहा है, भाई पार्टी कब दे रहा है भाई, और फिर वो उसके पीछे डंडा लेके भागता है। एनीवे, अब एक दिन इसको बी मिला और कहता है आई विल प्रोक्यूर अ वाइफ फॉर यू, और भाई 25,000 रुपए लगेंगे। शायद ही तैयार हो जाएगा। सर दिस एग्रीमेंट इज मैरिज ब्रोकरेज एंड वॉइड, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अब आप कहोगे सर जी मैरिज ब्यूरो का क्या हाल है? मैरिज ब्यूरो वाले ये नहीं करते हैं, आपने शादी.com पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक, किसी और ने भी कराया, बहुत लोग कराते हैं, ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ये लोग एक दूसरे को पसंद नापसंद करते हैं और ये सब काम करते हैं। तो शादी.com निगोशिएट नहीं कर रहा है। निगोशिएशन माने सौदेबाजी करना, निगोशिएशन माने कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो, समझाना बुझाना, ये वो। शादी.com इज नॉट डूइंग दैट थिंग। वो केवल दे आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड चार्जिंग फीस फॉर दैट, तो उनका धंधा वैलिड है, ये लोग कोई गलत अनलॉफुल काम नहीं कर रहे हैं। परंतु ये कह रहे हैं आई विल प्रोक्यूर ए वाइफ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक पत्नी का, सर आई हैव यूज्ड अ वेरी चीप वर्ड, हिंदी अनुवाद है, मैं तुम्हारे लिए 25,000 रुपए में एक पत्नी का इंतजाम कर दूंगा। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, परंतु इसके बिना मैं समझा नहीं पाऊंगा, दैट इज माई प्रॉब्लम। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड। सर पत्नी कोई ऐसी मतलब वस्तु तो कहना गलत ही हो जाएगा, वो नहीं है कि आप उसका इंतजाम करें पैसे लेकर, और लाइक व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है? इजंट इट इमोरल? मित्रों वॉइड है। नेगोशिएशन फॉर मैरिज फॉर कंसिडरेशन इज वॉइड। ये दिस इज नॉट वॉइड, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, चलो। An agreement on negotiate marriage for reward, marriage brokering on and in mind, it is opposed to public policy.
Sir, they have also used the word procured. Next, interference with the course of justice. न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना. I'm not writing this. Interference, interfere करना with the course of justice. Sir, कोर्ट है, कोई विटनेस है, आई विटनेस, गवाह, उसको हमने कहा भाई पैसे देंगे तो ऐसा ऐसा बोलते हैं. दिस इज व्हाट? दिस इज इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस. विटनेस को पैसे देना, उससे हमने कहा भाई पैसे देंगे तो गवाही मत दे, गायब हो जा. ये सब क्या होगा? ये सब वाइड होगा, अनलॉफुल है यार. नेक्स्ट, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन. सर, ऑब्लिगेशन में इंटरेस्ट क्रिएट कर लेना. इंटरेस्ट इन या अगेंस्ट ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन होती है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी. और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में अगर बीच में हम अपना कुछ सेटिंग कर लें तो वो हो गया इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, वो वाइड है. सर, सपोजिंग मिस्टर एक्स है, इनका एक एजेंट है. मिस्टर एक्स की एक प्रॉपर्टी है, इन्होंने एजेंट से कहा भाई इस प्रॉपर्टी को किराए पे दे दो. एजेंट ने एक बंदा ढूंढा, मिस्टर बी, और इससे कही ऐसा है तू मुझे 5,000 रुपए मेरे को दे, मैं तेरे को एक किराए पे दे दूंगा और किराया कम कर दूंगा. इसको चूना लग गया, इसको जो किराया मिलता उसमें इन्होंने कम कर दिया और प्राइवेटली 5,000 रुपए ले लिए. दिस इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब अपना बीच में हित, अपना इंटरेस्ट मतलब अपना फायदा क्रिएट कर लेना विद इन एन ऑब्लिगेशन. क्या है? वॉइड है. ये पूरी स्टोरी वॉइड हो जाएगी. और जब इसको ये बात पता लगेगी तो इस किराएदार को तो ये धक्के मार के निकालेगा और इस पे मुकदमा करेगा. और क्या, बेईमानी नहीं है ये, ऑब्जेक्ट फ्रॉड नहीं है. तो बच्चों, वॉइड है और प्रिंसिपल की सहमति के बिना, ये यही एग्जांपल हो गया. ऐसा करके वॉइड कर रहे हैं इसको. चल, नेक्स्ट इज कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट. अगर पार्ट में अनलॉफुल है देन क्या होगा बच्चों? तो देखिए, अनलॉफुल है तो वॉइड है, लॉफुल है तो वैलिड है. अब अगर पार्ट लॉफुल है किसी कॉन्ट्रैक्ट का और दूसरा पार्ट अनलॉफुल है, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? और दोनों को अलग किया जा सकता है, सेपरेबल है. सेपरेबल मतलब दे कैन बी सीवियर्ड, मतलब अलग हो सकते हैं. वैलिड पार्ट कैन बी सीवियर्ड फ्रॉम द इनवैलिड पार्ट. लीगल इलीगल अलग हो सकते हैं. अगर अलग हो सकते हैं तो जो लीगल है वो वैलिड है और जो इलीगल है वो वॉइड है. और अगर अलग नहीं हो सकते, नॉन सेपरेबल इस तरीके से है, तो होल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. तो बच्चों, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पार्ट को अलग नहीं किया जा सकता. दैट कैन नॉट बी सीवियर्ड. सो द बेसिक थिंग इज कि क्या अलग हो सकता है. तो देखिए, इफ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट और सेवरल कंसिडरेशन फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट एक है, कंसिडरेशन दो है और उसमें एक पार्ट अनलॉफुल है तो अलग नहीं हो सकता. ऑब्जेक्ट दो है, कंसिडरेशन एक है, वो भी अलग नहीं हो सकता, तो वो अनलॉफुल हो गया. और सर, देयर इज नो प्रॉमिस फॉर लॉफुल इलीगल. तो अगर इलीगल है तो वो नहीं हो सकता और नहीं हो सकता और हम उसको अलग नहीं कर सकते. चलिए, अब देखिए, वॉइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट बनाई है. इनकॉम्पिटेंट पार्टी वॉइड है, ये सब हमने पढ़ लिया बच्चों. सर, अभी पब्लिक पॉलिसी बाकी है, लेकिन फिलहाल इतना ही रखेंगे. पहले आप इसको समझ लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो. और बच्चों, इसमें आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, सो दैट इज हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आस्क योर क्वेरीज.
अदरवाइज लॉ परेशान करेगी। आप लोग बीच बीच में अपना जो भी डाउट्स हुआ करें ग्रुप पे प्लीज़ पूछ लिया करो, तो या तो मैं वहीं जवाब दे दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आई विल कवर। बट पूछो तो सही भैया, इसका मतलब शायद आप क्लास नहीं पढ़ रहे हो, नहीं देख रहे हो, बाद में इकट्ठा करोगे तो फिर प्रॉब्लम करेगा ये बहुत ज़्यादा। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्ते।